हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेविगेटिंग माइल्स। मैं ललित और इस वक्त मैं हूँ ओमकारेश्वर में, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में है। और यह मंदाता पर्वत पर शिवपुरी नाम के द्वीप पर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो फिर इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में कितने समय लगेंगे, यहाँ स्टे के क्या क्या ऑप्शंस है, यहाँ पे खाने पीने की क्या सुविधाएँ हैं और कितना खर्च आएगा। तो फिर वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो आइए मेरे साथ मिलकर करिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। ओमकारेश्वर एक ऐसी जगह जहां शिवजी की सांसें भी गूंजती है। शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नर्मदा नदी के तट पर बसा यह मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आता है, जो कि मंदाता पर्वत पर शिवपुरी नाम के द्वीप पर स्थित है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है। ऊपर से देखने पर यह द्वीप ओम के आकार का दिखाई देता है। यहाँ के इतिहास के बारे में बात की जाए तो पुराने समय में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम राजा मंदाता था, जो कि प्रभु श्री राम के पूर्वज माने जाते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर वाली जगह पर उन्होंने शिव जी की तपस्या की थी। राजा के तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने राजा से वरदान मांगने को कहा। वरदान स्वरूप राजा ने शिव जी से यहीं वास करने का वरदान मांग लिया। शिव जी भी अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ज्योति स्वरूप यहाँ स्थापित शिवलिंग में समा गए। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुआ है। यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद ममलेश्वर मंदिर में भी दर्शन करने की परंपरा है, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यहाँ आने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, परंतु यह स्टेशन छोटा है, यहाँ ज़्यादा ट्रेनें नहीं आती। यहाँ आने के लिए नज़दीकी मेजर रेलवे स्टेशन खंडवा जंक्शन है, जो यहाँ से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा मेजर रेलवे स्टेशन इंदौर जंक्शन है, जो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, जो मंदिर से लगभग 86 किलोमीटर की दूरी पर है। खंडवा और इंदौर से आपको ओंकारेश्वर तक जाने के लिए बसेस और कैब्स मिल जाएंगी। अगर आप उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के बाद ओंकारेश्वर जाना चाहते हो तो आपको उज्जैन से ही बहुत से कैब्स और बसेस मिल जाएंगी, जो सुबह 7 बजे से ही चलना चालू हो जाती हैं, जो कि आपको महाकालेश्वर मंदिर, चार धाम मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर और बेगमपुरा ओवरब्रिज के पास से आराम से मिल जाएंगी, जिसका वो लोग 300 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं और 3.5 से 4.5 घंटे में ओंकारेश्वर पहुंचा देते हैं। कुछ ट्रेवल एजेंसी वाले 500 रुपीज़ पर पर्सन दोनों तरफ का चार्ज करते हैं, जो आपको उज्जैन से सुबह ओंकारेश्वर के लिए पिकअप करेंगे। वहां पहुंचने के बाद 4 से 5 घंटे दर्शन के लिए समय देंगे, फिर शाम को वापस पिकअप करके रात तक उज्जैन वापस पहुंचा देंगे। उज्जैन से ओंकारेश्वर की दूरी लगभग 142 किलोमीटर की है। ओंकारेश्वर पहुंचने के बाद आपको हाट बाजार पार्किंग एरिया में ही काफ़ी सारे बजट होटल्स मिल जाएंगे, जहां आप रुक सकते हैं। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो यही हाट बाजार पार्किंग एरिया में ही आप अपने व्हीकल्स खड़े कर सकते हैं। होटल रूम में चेक इन करके फ्रेश होकर मैं निकल पड़ा ओंकारेश्वर मंदिर की तरफ। थोड़ा आगे आने पर आपको ममलेश्वर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमें पहले ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाना है, इसलिए हम लेफ्ट की तरफ गोमुख घाट जाने वाले रास्ते की ओर मुड़े। यहाँ सामने ही आपको ओंकारेश्वर मंदिर दिख जाएगा। इस ओर से मंदिर तक जाने के 3 रास्ते हैं। पहला ये सस्पेंशन ब्रिज, दूसरा ये सीमेंट ब्रिज जो कि पुराना रास्ता है, और तीसरा आप बाई बोर्ड भी दूसरी तरफ यानी मंदिर की ओर जा सकते हो, जिसका वो लोग 50 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं।
मैंने सस्पेंशन ब्रिज के थ्रू ओंकारेश्वर मंदिर तक जाने का निर्णय लिया। सस्पेंशन ब्रिज से आपको नर्मदा नदी और गोमुख घाट का बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर स्थित ब्रह्मपुरी घाट का भी कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। एंट्रेंस के पास ही आपको अपने फुटवेयर रखने के लिए निःशुल्क जूता चप्पल स्टैंड मिल जाएंगे। यहाँ भी आपको मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद के स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे। शुरुआत में मुझे लगा कि आज भीड़ कम है, जल्दी दर्शन हो जाएंगे, लेकिन कुछ ही समय में मेरा ये भ्रम टूटने वाला था। आखिर में मेरा सामना हो ही गया ओंकारेश्वर की वीकेंड वाली भीड़ से। ओंकारेश्वर मंदिर से आपको नर्मदा नदी का और गोमुख घाट का कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। साथ ही ब्रह्मपुरी घाट का भी कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर की तरह यहाँ भी दो तरह के दर्शन होते हैं, सामान्य दर्शन और शीघ्र दर्शन। शीघ्र दर्शन का चार्ज 300 रुपये पर पर्सन है, जिसकी बुकिंग आप स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। इसके आगे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ा। तो मैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आ गया हूँ। दर्शन करने में मेरे को 3.5 घंटे का समय लग गया, क्योंकि मैं सामान्य दर्शन वाले लाइन में लगा था और वीकेंड भी था, और बीच में 12:15 से 1:15 बजे तक मंदिर का पट आरती के लिए बंद हो गया था। अब चलते हैं नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। अगर आप ओंकारेश्वर वीकडेज में आते हो तो हो सकता है आपको जल्दी दर्शन करने के लिए मिल जाए, और चाहे वीकेंड हो या वीकडेज, अगर आप सुबह 4-5 बजे ही दर्शन के लिए चले जाते हैं तो आपको 1 घंटे में ही दर्शन हो जाएंगे। लेकिन सावन और महाशिवरात्रि में आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। ओंकारेश्वर मंदिर से ममलेश्वर मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग में आपको अपने घर ले जाने के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग और बहुत सारे सामानों के स्टॉल्स देखने को मिलेंगे। वीकेंड होने की वजह से आज यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। अंदर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी,
इसलिए मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ा था और आपको आगे का व्यू नहीं दिखा पाया। ममलेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद मैं पहुंचा ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट। इस घाट से भी ओंकारेश्वर मंदिर का बहुत ही प्यारा साइड व्यू देखने को मिलता है। अगर आपको यहाँ स्नान करते समय कोई गोल पत्थर मिल जाता है तो आप उसे फेंकने की बजाय घर ले आइए, क्योंकि नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग माना जाता है। यहाँ आपको घर ले जाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे नर्मदेश्वर शिवलिंग मिल जाएंगे। इन शिवलिंग की खासियत यह है कि आप इनको सीधे अपने घर में स्थापित कर सकते हो, यानी प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रह्मपुरी घाट के बाद मैं निकल पड़ा गोमुख घाट की तरफ। गोमुख घाट से ओंकारेश्वर मंदिर का बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलता है। यहाँ गाय के मुख की एक छोटी सी प्रतिमा है, जिसके मुख से निरंतर जल बहते रहता है, जो यहाँ मौजूद शिवलिंग पर गिरता है। इस घाट पे आने के बाद आपको यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। आप चाहे तो यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज वो लोग 150 रुपए पर पर्सन लेते हैं। बोला ना, ये यही से स्टार्ट है। त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी धारा है या नदी धारा है अलग अलग, एक ही नदी की नर्मदा, कावेरी और तवा की सामने ओंकारेश्वर डैम है। यहाँ से जलवन सीट लेना। नर्मदा कावेरी और तवा, नर्मदा कावेरी और तवा त्रिवेणी धारा है में जाती है ना। त्रिवेणी धारा है, अभी क्या वो वाटर लेवल बढ़ गया इसके लिए त्रिवेणी धारा है। दिखता है। घाट है, ये कमल किशोर जी का प्राचीन घाट है, नागर घाट के नाम से जाना जाता है। जो बड़ी नर्मदा परिक्रमा होती है, 3 महीने की परिक्रमा, उसका संकल्प यहाँ से होता है। मतलब चालू भी यहीं से होता है, लास्ट में खत्म भी यहीं पर होता है। और ये जो सामने वाला पर्वत जो बना है, ये पर्वत भी ओम की आकृति में है। तो शंकराचार्य जी का 108 फीट ऊंचा उनकी जो अष्टधातुओं से मिलकर बना हुआ है।
नर्मदा परिक्रमा में भी ओमकारेश्वर का काफी अहम महत्व है। नर्मदा परिक्रमा करने वाले ज्यादातर लोग यहीं से जल उठाते हैं, क्योंकि आप परिक्रमा के लिए जल कहीं से भी उठाओ, अंतिम में परिक्रमा पूर्ण होने पर एक बार यहाँ आकर जल चढ़ाना जरूरी होता है। दर्शन पूरा होने के बाद बहुत से लोग मंदाता पर्वत की 7 किलोमीटर की परिक्रमा भी करते हैं। यह परिक्रमा पैदल भी की जाती है और बाई बोट द्वारा भी। शाम सूरज ढलने के बाद गोमुख घाट से मंदिर का व्यू और उसके आसपास का भी व्यू काफी आकर्षक हो जाता है। डेली शाम 7 बजे के आसपास यहाँ नर्मदा आरती होती है, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल होते हैं और ब्रह्मपुरी घाट में होने वाली आरती तो काफी आकर्षक लगती है। यहाँ होने वाली आरती की खास बात यह है कि इसमें आपको भी आरती करने का अवसर मिलता है। नर्मदा आरती के बाद कुछ समय गोमुख घाट में बिताने के पश्चात मैं भारी मन से अपने होटल रूम की तरफ चल पड़ा। अब डिस्कस करते हैं यहाँ का टूर प्लान। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन की बात की जाए तो यहाँ आपको वीकडेज में 1.5 से 2 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। वीकेंड में सोमवार को महाशिवरात्रि और सावन के महीने में आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। जैसे कि आज सैटरडे था, मेरे को 3.5 घंटे लग गए दर्शन करने के लिए। इसलिए कोशिश कीजिए आप वीकडेज में ही आएँ, वीकेंड में मत आएँ। ओंकारेश्वर में घूमने के लिए समय की बात की जाए तो यहाँ घूमने के लिए 1 दिन का समय काफ़ी है। अगर आप दोपहर 12 बजे तक भी ओंकारेश्वर पहुँच जाते हैं तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर ममलेश्वर के दर्शन कीजिए। उसके बाद संध्याकालीन नर्मदा आरती में शामिल होकर रात्रि तक वापस लौट जाइए। यहाँ आपको रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ आपको 600 से लेकर के 1000 रुपये में अच्छे रूम मिल जाएंगे। और हाँ, ये सब चार्जेस वीकडेज के हैं, वीकेंड में ये चार्जेस बढ़ा देते हैं। इसलिए जब भी आप रूम लें एक बार चार्जेस अच्छे से कंफर्म कर दें, क्योंकि ये पहले बताते तो कुछ और है, फिर ना वीकेंड है, सैटरडे संडे है करके चार्जेस आपसे ज़्यादा ले लेते हैं। फिर बोलते हैं कि ना नहीं इतना चार्जेस लगेगा, वीकेंड है, रूम लेना है तो लो, नहीं तो फिर खाली कर दो, और आपसे वो एडवांस भी ले चुके रहते हैं। और बात करें आप खाने पीने की तो यहाँ आपको 120 रुपये में भरपेट थाली खाने को मिल जाएगी। इन सभी अगर खर्चों को अगर मिलाया जाए तो 1000 रुपये रूम का चार्ज ले लीजिए, सुबह शाम 120 240 रुपये खाने का ले लीजिए, और नाश्ते वगैरह का मिला करके 300 रुपये ले लीजिए, तो आप 1300 रुपये में आराम से ओंकारेश्वर घूम सकते हो अगर आप रुकते हैं तो। अगर नहीं रुकते हैं तो फिर आप होटल रूम के चार्जेस को भी एक्सक्लूड कर लीजिए। अगर आप यहाँ से कुछ प्रसाद वगैरह लेके जाना चाहते हैं, शिवलिंग लेकर के जाना चाहते हैं तो वो खर्चा अलग है, और अगर बोटिंग वगैरह करते हैं तो उसका भी खर्चा अलग है। तो फिर दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।